हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गंगा कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल सीटेट बाबा पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी पेडागोजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन। फ्रेंड्स, प्रत्येक बार सीटेट के एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको इस टॉपिक को 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ये वीडियो इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल सीटेट बाबा पर जाकर जरूर देखें। शुरू का 2 वीडियो थ्योरी का होगा और लास्ट का तीसरा वीडियो, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा इसी टॉपिक से संबंधित 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि पिछले वर्षों में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप तीनों वीडियो को देखिए। मैं वादा करता हूं कि अगर आपने मेरे तीनों वीडियो को देखा तो आगामी परीक्षा में जो आपको इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप नहीं छोड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक का पहला हेडलाइन है परीक्षण मूल्यांकन के प्रकार। तो फ्रेंड्स, परीक्षण मूल्यांकन के प्रकार, परीक्षण को ही मूल्यांकन कहते हैं। दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले परीक्षण मूल्यांकन के प्रकार को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे परीक्षण का अर्थ बता देता हूँ। परीक्षण का अर्थ क्या होता है, परीक्षण का मतलब क्या होता है। दोस्तों, परीक्षण का अर्थ ज्ञान, क्षमता व प्रदर्शन का किसी भी विधि से मापना परीक्षण कहलाता है। ज्ञान, क्षमता व प्रदर्शन का किसी भी विधि से मापना परीक्षण कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। भाषा कक्षा में परीक्षण के बारे में आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है। भाषा शिक्षण के मामले में जांच को कक्षा कार्य के ही विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए। आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक हिंदी शिक्षक होने के नाते आप भाषा कक्षा में परीक्षण को किस नज़र से देखते हैं। तो एक भाषा शिक्षक को हिंदी कक्षा में परीक्षण को कक्षा कार्य के विस्तार के रूप में ही देखना चाहिए। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है इसमें, कि भाषा कक्षा में प्रशिक्षण ऐसी हो जो सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों के लिए उपयोगी सूचनाएं प्रदान करने में आवश्यक हो। तीसरी बात आपको याद रखना है, भाषा कक्षा में परीक्षण ऐसा हो जिसका उपयोग पढ़ने के तरीके और सामग्री को विकसित करने हेतु किया जा सके। ये तीनों बातों को आपको याद रखना है भाषा कक्षा में परीक्षण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है परीक्षण के प्रकार। तो सबसे पहले है अभिरुचि परीक्षण। मैं आपको बताता हूं अभिरुचि परीक्षण क्यों करते हैं, कब करते हैं। विद्यार्थी में द्वितीय या विदेशी भाषा सीखने की क्षमता है या नहीं, अथवा इस प्रकार की कोई संभावना है या नहीं, इसकी जांच अभिरुचि परीक्षण के द्वारा की जाती है। ये बात आपको याद रखना है। अभिरुचि परीक्षण क्यों करते हैं, अभिरुचि परीक्षण क्यों करते हैं। विद्यार्थी में द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा सीखने की क्षमता है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए ही अभिरुचि परीक्षण किया जाता है। तो इससे घुमाकर प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एक कक्षा 5 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बारे में जानना चाहती है कि उनके विद्यार्थियों में दूसरी भाषा सीखने की क्षमता है या नहीं है। शिक्षिका को कैसी परीक्षण करनी चाहिए, अभिरुचि परीक्षण करनी चाहिए। आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछे, अगर आप ये लाइन याद कर लेते हैं तो आप बना देंगे। विद्यार्थी में द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा सीखने की क्षमता है या नहीं है, द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा सीखने की संभावना है या नहीं है, इस चीज का जांच करने के लिए ही अभिरुचि परीक्षण हिंदी कक्षा में या भाषा कक्षा में की जाती है। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कसौटी संदर्भित परीक्षण। कसौटी संदर्भित परीक्षण का उद्देश्य निश्चित होता है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि कसौटी संदर्भित परीक्षण का उद्देश्य निश्चित होता है। कहने का मतलब, कसौटी संदर्भित परीक्षण का संबंध किसी खास विषय वस्तु से होता है। कसौटी संदर्भित परीक्षण का संबंध किसी खास विषय वस्तु से होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं कसौटी संदर्भित परीक्षण के बारे में। कसौटी संदर्भित परीक्षण के श्रेणी में निदानात्मक जांच और उपलब्धि परक जांच दोनों ही आते हैं। तो आपसे प्रश्न अगर पूछे कि कसौटी संदर्भित परीक्षण में निम्न में से कौन से जांच शामिल हो सकते हैं, पहला रहेगा निदानात्मक, दूसरा रहेगा उपलब्धि परक, तीसरा रहेगा दोनों और चौथा रहेगा कोई नहीं, तो आपका आंसर जाएगा दोनों। निदानात्मक जांच भी और उपलब्धि परक जांच भी, दोनों ही जांच इस श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में, कसौटी संदर्भित परीक्षण में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे है निदानात्मक जांच। निदानात्मक जांच से पता चलता है, क्या पता चलता है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के किसी विशिष्ट पहलू के ज्ञान में क्या स्थिति है, विद्यार्थी का पाठ्यक्रम के किसी विशिष्ट पहलू के ज्ञान में विद्यार्थी का क्या स्थिति है, इस चीज का पता चलता है निदानात्मक जांच से।
या किसी विशिष्ट पहलू के ज्ञान को विद्यार्थी ने कितना सीखा है, इस बात का पता चलता है निदानात्मक जांच से। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं आपको कसौटी संदर्भित परीक्षण के बारे में। कसौटी संदर्भित परीक्षण कोर्स की किसी इकाई के समाप्ति के उपरांत किया जाता है। उपरांत माने बाद, किसी इकाई को कंप्लीट करने के बाद यह परीक्षण किया जाता है। कौन परीक्षण? कसौटी संदर्भित परीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं, उपलब्धि परक जांच पर आ जाते हैं। अब उपलब्धि परक जांच में विद्यार्थी की अन्य विद्यार्थी की तुलना में जो स्थिति होती है उसकी जांच की जाती है। उपलब्धि परक जांच में क्या होता है? उपलब्धि परक जांच में किसी विद्यार्थी का अन्य विद्यार्थियों के तुलना में जो स्थिति होती है उसकी जांच की जाती है। इस जांच का उद्देश्य है, किस जांच का? उपलब्धि परक जांच का उद्देश्य है यह जानना कि जो लक्ष्य घोषित किए गए थे उसे विद्यार्थी कहां तक प्राप्त किया है। जो लक्ष्य विद्यार्थी के लिए घोषित किए गए थे उस लक्ष्य को विद्यार्थी कहां तक प्राप्त किया है, इसका जांच उपलब्धि परक जांच के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे है मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में जो आपको याद रखना है, पहला चीज वो है यह परीक्षण वैश्विक भाषा योग्यता की जांच से संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा परीक्षण वैश्विक भाषा की योग्यता की जांच से संबंधित है? मानक संदर्भित परीक्षण वैश्विक भाषा योग्यता की जांच से संबंधित है। अगला पॉइंट है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य? मानक संदर्भित परीक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों ने जो कुछ सीखा उसे वह कहां तक वास्तविक स्थिति में कार्यान्वित करने में सक्षम है और क्या यह विशिष्ट योग्यताओं के संदर्भ में एक मानक स्तर तक पहुंच सका है। इस चीज का जांच किया जाता है। इस चीज का जांच करने, यह चीज के जांच करने का उद्देश्य है मानक संदर्भित परीक्षण का। मानक संदर्भित परीक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों ने जो कुछ सीखा उसे वह कहां तक वास्तविक स्थिति में कार्यान्वित करने में सक्षम है। इस लाइन को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह परीक्षण वास्तुनिष्ठ या वर्णनात्मक दोनों हो सकते हैं। कौन सा परीक्षण? मानक संदर्भित परीक्षण वास्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं और वर्णनात्मक भी हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि अगले वीडियो में मैं आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड कराऊंगा जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए थे और आप देखेंगे कि डायरेक्ट इस वीडियो के लाइन से प्रश्न किस तरह से बने हैं। तो सारे लाइन को आपको अच्छी तरह याद रखना है। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं और अगला पॉइंट है मूल्यांकन की विधियां। मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं? तो परीक्षा मूल्यांकन की विधियां हैं, निरीक्षण मूल्यांकन की विधियां हैं, पोर्टफोलियो मूल्यांकन की विधियां हैं, संचय अभिलेख मूल्यांकन की विधियां हैं, आगे घटनावृत्त भी मूल्यांकन की विधियां हैं, रेटिंग स्केल मूल्यांकन की विधियां हैं। तो इन सारी बात को आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन की विधि है या निम्न में से कौन सा मूल्यांकन की विधि नहीं है। तो आपको याद रखना है परीक्षा, निरीक्षण, पोर्टफोलियो, संचय अभिलेख, घटनावृत्त और रेटिंग स्केल। आइए एक एक करके सारे विधि को क्लियर करते हैं। परीक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विधि परीक्षा है। मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विधि परीक्षा है। कक्षा में पढ़ाए गए विषय के आधार पर छात्रों के सम्मुख कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं और उनके उत्तरों के आधार पर छात्रों की विषयगत योग्यताओं की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया को ही परीक्षा कहते हैं। फिर से समझिए, परीक्षा का मतलब होता है कि विद्यार्थियों के सामने कुछ प्रश्न रखा जाता है, फिर विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तरों को जांचकर विद्यार्थी के विषयगत योग्यता की जांच करने की प्रक्रिया ही परीक्षा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और परीक्षा के प्रकार पर आते हैं। परीक्षा का प्रकार 3 तरह का होता है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे परीक्षा कितने प्रकार के होते हैं, परीक्षा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। आइए एक एक करके इन परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा छात्रों की उपलब्धि तथा व्यवहार, छात्रों की उपलब्धि तथा व्यवहार परिवर्तन की जांच जब लिखित रूप में की जाती है तो उसे लिखित परीक्षा कहते हैं। फिर से देख लीजिए, छात्रों की उपलब्धि तथा व्यवहार परिवर्तन की जांच जब लिखित रूप में की जाती है तो उसे लिखित परीक्षा कहते हैं। आज के युग में लिखित परीक्षा ही सबसे अधिक लोकप्रिय है।
इसमें एक समय में लाखों छात्रों को विभिन्न केंद्रों में प्रश्न पत्र वितरित कर दिए जाते हैं। इसके उपरांत वे उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर उनकी योग्यताओं का मापन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिखित परीक्षा क्यों लोकप्रिय है, क्योंकि इस परीक्षा के माध्यम से लाखों छात्रों को अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र वितरित करके उनके उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर उनके योग्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है। एक ही समय में अधिक से अधिक छात्र का मूल्यांकन किया जा सकता है, इसीलिए लिखित परीक्षा आजकल के ज़माने में ज़्यादा लोकप्रिय है दोस्तों। अब आते हैं लिखित परीक्षा कितने तरह के होते हैं। लिखित परीक्षा 3 तरह के होते हैं, निबंधनात्मक परीक्षा, लघु उत्तरीय परीक्षा और वास्तुनिष्ठ परीक्षा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए लिखित परीक्षा कितने तरह के होते हैं, आपका आंसर होगा लिखित परीक्षा 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निबंधनात्मक परीक्षा, लघु उत्तरीय परीक्षा तथा वास्तुनिष्ठ परीक्षा। आइए एक एक करके इन परीक्षाओं की विशिष्टता को जानते हैं। सबसे पहले है निबंधनात्मक परीक्षा। जिन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को विस्तृत यानी कि निबंध के रूप में देने होते हैं, ऐसे प्रश्नों पर आधारित लिखित परीक्षा को निबंधनात्मक परीक्षा कहा जाता है। माने कि जिस प्रश्न का उत्तर एक लंबा चौड़ा होता है, जिन प्रश्नों का उत्तर एक निबंध के जैसे लंबा चौड़ा होता है, उस तरह के लिखित परीक्षा को निबंधनात्मक परीक्षा कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय परीक्षा। जिन प्रश्नों का उत्तर बहुत छोटा अर्थात 1, 2, 3, 4 पंक्ति में देना होता है, उन्हें लघु उत्तर परीक्षा कहा जाता है। यह निबंधनात्मक परीक्षा का ही परिष्कृत रूप है। इसको आपको याद रखना है कि लघु उत्तरीय परीक्षा जो है निबंधनात्मक परीक्षा का ही परिष्कृत रूप है, क्योंकि यहाँ से 2-3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं। लघु उत्तरीय परीक्षा में निबंधनात्मक परीक्षा के अपेक्षा अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अतः यह पाठ्यक्रम के अधिकांश से संबंधित ज्ञान की जांच करते हैं। लघु उत्तरीय परीक्षा के उत्तर भी अपेक्षाकृत अधिक निश्चित होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। लघु उत्तरीय परीक्षा के उत्तर भी अपेक्षाकृत अधिक निश्चित होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनसे प्रश्न कैसे बनता है दोस्तों, तो इनसे प्रश्न आपको बन जाएगा कि निम्न में से कौन सा लघु उत्तरीय परीक्षा से संबंधित है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि लघु उत्तरीय परीक्षा के उत्तर जो है अधिक निश्चित होते हैं, लघु उत्तरीय परीक्षा में निबंधनात्मक परीक्षा के अपेक्षा अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दोनों या कोई नहीं। तो आपको ये विशेषता याद रहेगा, तभी तो आप बना पाएंगे कि लघु उत्तरीय परीक्षा में अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं निबंधनात्मक परीक्षा के अपेक्षा। लघु उत्तरीय परीक्षा के उत्तर अधिक निश्चित होते हैं, और साथ ही लघु उत्तरीय परीक्षा निबंधनात्मक परीक्षा का ही एक रूप है। निबंधनात्मक परीक्षा का ही एक परिष्कृत रूप है लघु उत्तरीय परीक्षा। चलिए आगे बात करते हैं वास्तुनिष्ठ परीक्षा के बारे में। वास्तुनिष्ठ परीक्षा, जिन प्रश्नों के उत्तर किसी विशेष चिन्ह या 1-2 शब्द के द्वारा दिए जाते हैं, उसे वास्तुनिष्ठ परीक्षा कहते हैं। जैसे आपका सीटेट का एग्जाम, 1 शब्दों में यस या नो, मैच द फॉलोइंग, इस तरह का प्रश्न वास्तुनिष्ठ परीक्षा में पूछे जाते हैं। निबंधनात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के लिए वास्तुनिष्ठ परीक्षा का विकास किया गया। एक एक लाइन आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा निबंधनात्मक, या निम्न में से कौन सा लघु उत्तरीय, निम्न में से कौन सा वास्तुनिष्ठ परीक्षा से संबंधित है, और ये विशेषता को आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। निबंधनात्मक परीक्षाओं के दोष को दूर करने के लिए ही वास्तुनिष्ठ परीक्षा का विकास हुआ। वास्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दिए जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। साथ ही प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में होने के कारण इसमें कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अतः प्रश्न पूरी पाठ्यचर्या से संबंधित होती है। छात्रों को विषय पूरी तरह से तैयार करना पड़ता है, विषय का कोई भी अंश छोड़ा नहीं जा सकता है। चूंकि वास्तुनिष्ठ परीक्षा के उत्तर बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जब अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे तो पूरे पाठ्यचर्या से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो छात्र पाठ्यक्रम के किसी भी अंश को छोड़ नहीं सकते हैं। उस परीक्षा को क्लियर करने के लिए छात्रों को अच्छी तरह से पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं मौखिक परीक्षा के बारे में दोस्तों। मौखिक परीक्षा पद्धति में छात्रों
से मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर उन्हें उत्तर भी मौखिक रूप से ही देने को कहा जाता है। मौखिक परीक्षा में शिक्षक छात्र से मौखिक रूप में प्रश्न पूछते हैं और छात्र भी मौखिक रूप में ही उत्तर देते हैं। हिंदी भाषा के मूल्यांकन में मौखिक परीक्षा का बहुत महत्व है। हिंदी कक्षा और हिंदी भाषा के मूल्यांकन में मौखिक परीक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने लिखने की योग्यता का विकास करने से पहले छात्रों को सुनकर विचार ग्रहण करने और बोलकर विचार को अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि भाषा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसी के बातों को सुनकर ग्रहण करना और अपने बातों को बोलकर अभिव्यक्त करने की क्षमता को विकसित करना भाषा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए आगे बात करते हैं। मौखिक रचना ही लिखित रचना का आधार है, ये भी आपको याद रखना है। मौखिक रचना ही लिखित रचना का आधार है। अतः हिंदी के मूल्यांकन में मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता की जांच करना उतना ही आवश्यक है जितना लिखित अभिव्यक्ति की योग्यताओं का जांच। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं प्रायोगिक परीक्षा पे। प्रायोगिक परीक्षा क्या होता है, कब किया जाता है, किस लिए किया जाता है? यह विधि गणित और विज्ञान जैसे तकनीकी विषयों तथा अन्य विषयों के क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन करने में सक्षम है। प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा परीक्षा गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए सबसे अच्छा है? तो प्रायोगिक परीक्षा गणित और विज्ञान जैसे विषय का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आते हैं पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो में क्या होता है? इस विधि में बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र सहगामी क्रिया के लिए कार्य, अभिभावक आकलन शीट, सहपाठी आकलन शीट इत्यादि को संकलित करके उसका विश्लेषण किया जाता है। ये आपको याद रखना है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक बार इससे प्रश्न बने हैं, तो पोर्टफोलियो को आपको अच्छी तरह देखना। आप की पॉइंट देख लीजिए अगर पूरा याद नहीं होगा तो। पोर्टफोलियो विधि में बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, सहगामी क्रियाओं के लिए कार्य, अभिभावक आकलन शीट, सहपाठी आकलन शीट इत्यादि को संकलित करके उसका विश्लेषण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है संचय अभिलेख। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों की गतिविधियों को जांचने के लिए एक आलेख तैयार करता है और उसके आधार पर उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी की रुचियों, अभिक्षमताओं और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड रखा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, किस विधि में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के गतिविधियों को जांचने के लिए एक आलेख तैयार किया जाता है? संचय अभिलेख में शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों के गतिविधियों को जांचने के लिए एक आलेख तैयार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है घटनावृत्त। इस विधि में विद्यार्थी द्वारा विद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों में की जाने वाली भागीदारी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न बनेगा, किस विधि के द्वारा विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों में की जाने वाली भागीदारी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है? तो घटनावृत्त आपका आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं रेटिंग स्केल पर। रेटिंग स्केल, इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष कोई पंक्ति, कोई कविता, कोई आलेख आदि प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर विद्यार्थी अपना निर्णय देते हैं और उनके निर्णय के आधार पर शिक्षक उनको अलग अलग रेटिंग स्केल प्रदान करते हैं। यही रेटिंग स्केल विधि है। फिर से देख लीजिए, रेटिंग स्केल विधि में छात्र के सामने कोई कविता, कोई कहानी या कोई घटना को प्रस्तुत किया जाता है, फिर विद्यार्थी द्वारा उस कविता और उस कहानी पर प्रतिक्रिया लिया जाता है और उसके प्रतिक्रिया के आधार पर शिक्षक उन्हें अलग अलग रेटिंग स्केल प्रदान करते हैं। यही रेटिंग स्केल विधि है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण एवं ब्लूप्रिंट। ये प्रश्न पत्र निर्माण और ब्लूप्रिंट का मतलब पहले मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के युग में जो है लिखित परीक्षा ही लोकप्रिय है और लिखित परीक्षा लेते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो प्रश्नों को बनाने के लिए शिक्षक को बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है कि प्रश्न कैसी दे, प्रश्न का उद्देश्य कैसा हो, कैसा प्रश्न दे कि बालक जो है निर्धारित समय में उसका हल कर सके, कितना आसान प्रश्न दे, कितना कठिन प्रश्न दे, कितने नंबर का प्रश्न किस टॉपिक से दिया जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र बनाने से पहले अध्यापक एक डुप्लीकेट ब्लूप्रिंट बना लेते हैं।
यही ब्लूप्रिंट का मतलब है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब आपने समझ लिया। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि एक शिक्षक को प्रश्न पत्र निर्माण करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब आपका आंसर है। प्रश्नों के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए, प्रश्नों के प्रकार को ध्यान में रखना चाहिए, प्रश्न पत्र को हल करने में संभावित समय को ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रश्न शिक्षक विद्यार्थी को दे रहे हैं क्या विद्यार्थी उस प्रश्न को निर्धारित समय में सॉल्व करने में सक्षम है या नहीं है। विषय वस्तु का अधिभार, माने किस चैप्टर से कितना प्रश्न दिया जाए। अगला बात जो शिक्षक को ध्यान में रखना है, प्रश्न पत्र की कठिनाई, कितना प्रश्न जो है आसान देना चाहिए, कितना प्रश्न कठिन देना चाहिए और कितना प्रश्न सामान्य देना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही तरह का प्रश्न, सारा प्रश्न आसान ही हो जाए या सारा प्रश्न कठिन ही हो जाए। आपको हर तरह का प्रश्न देना है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है प्रश्न पत्र निर्माण करने से पहले। विकल्प का दिया जाना, जो आप देते हैं कि एक प्रश्न दे दिया फिर उसमें दे दिया अथवा करके एक और प्रश्न दे दिया, तो जो प्रश्न आप विकल्प में दे रहे हैं क्या उस प्रश्न और इस प्रश्न का जो उद्देश्य है सेम है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कठिन प्रश्न के विकल्प में आप आसान प्रश्न दे रहे हैं, नहीं, सेम लेवल का प्रश्न आपको विकल्प में देना है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर से देख लीजिए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एक शिक्षक को प्रश्न पत्र निर्माण करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न पत्र के उद्देश्य, प्रश्न पत्र का प्रकार, प्रश्न पत्र को हल करने में संभावित समय, विषय वस्तु का अधिभार, प्रश्नों का कठिनाई, विकल्प का दिया जाना, प्रश्न पत्र का खंडों में विभाजन। मतलब कि आप एग्जाम देते हैं तो रहता है ना सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में दे दिया सारा निबंधनात्मक, सेक्शन बी में दे दिया लघु उत्तरीय, सेक्शन सी में दे दिया वास्तुनिष्ठ, इस तरह से दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने सारी बात बताने का प्रयास किया है और आप लोगों ने समझा भी होगा। तो दोस्तों हमारे तीनों वीडियो को आप देखें, मैं इस टॉपिक का 3 वीडियो बनाया हूं जिसमें 2 वीडियो थ्योरी के हैं जो हो चुका अभी तक, और लास्ट तीसरा वीडियो जिसमें मैं आपको करवाऊंगा 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड पिछले वर्षों में 2 से 3 बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल सीटेट बाबा को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपने आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।